बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर में आए। लाहौर में उन्होंने ऐवान इक़बाल में कारकुनों के साथ बातचीत की। नौजवान बड़े पुरजोश थे और जिस तरह का वो चार्ज इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिस दिन से वो निकले हैं वो काबू नहीं आ रहा अब तक। इमरान खान साहब ने कुछ बड़े ऐलानात कर दिए हैं। सबसे पहले तो एक क्लिप जो है वो उनके बारे में चलाया जा रहा है और बार बार चलाया जा रहा है और ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद उन्होंने कुछ इस्लामी शार के मामले में इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो तौहीन करते हैं और इस किस्म के जुमले वो बोलते हैं। 26 सेकंड का एक क्लिप काटा गया PMLN के मीडिया सेल की जानिब से। पहले मरीम नवाज़ ने भी इसको फैलाया, फिर इसको मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने फैलाया। उन सहाफ़ियों को ये भेजा गया, अबसार आलम को, तलत हुसैन साहब हैं और दो चार और लोग हैं। उन सब ने बगैर ये देखे कि इस क्लिप के आगे इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और इस क्लिप के पीछे इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ये देखे बगैर वो क्लिप चला दिया और उसके ज़रिए से ये साबित करना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह तौबा, ये किस तरह की आप बातें करते हैं और क्या करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा की वॉर चल रही है। जो पूरा क्लिप है वो मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया है। जिसने वहाँ से जाकर देखना है वो वहाँ पे देख ले। एक्चुअली इमरान खान साहब ये मिसाल दे रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते थे, लोगों में जाते थे, उनको बताते थे, अवाम को अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताते थे। तो ये अब आप लोग भी जाएं लोगों के पास, उनको पैगाम पहुंचाएं, उनको बताएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के उन्होंने बताया और ये ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है, ग़ुलामी से आज़ाद करता है, इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, इंसान को हौसला देता है। तो इसकी मौजूदगी में आपको ग़ुलामी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया कि लोगों को जाके तबलीग करें। लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के उसको किया गया, एक तरह से प्रोपेगेट किया गया। लेकिन ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एक तरफ प्रोपेगेंडा होता है तो दूसरी तरफ एंटीडोट आती है। तो आप इस क्लिप को जाकर देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने और क्या क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे जो हैं, अगर वो फॉरेन फंडिंग है ना, तो पूरा पाकिस्तान भी उसी फॉरेन फंडिंग के ऊपर चल रहा है। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा। और मैं आज आपके पास ख़ास तौर पर आपकी तैयारी करवाने के लिए आया हूँ। ये ज़रूरी है कि आपको आने वाले दिनों का लायामल दूँ। पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला कुन वक्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले रोज़ में लाहौर के कारकुनों का बहुत अहम किरदार होगा। मैं आपको मीनार पाकिस्तान के जलसे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शानदार जलसा था और वो वाकई बहुत शानदार जलसा था। 27वीं की रात को उन्होंने कहा हम शब दुआ जो है वो हम मना रहे हैं, उसका ऐलान करते हैं और हम सब जो है उस दिन दुआ करेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे पास होंगे और 10 बजे आप सब अपने गली मोहल्लों में टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए इस दुआ को सुनें और अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सारे लीडर बन जाएं और जाके अपने अपने गली मोहल्लों में हर जगह पे जाएं, लोगों को गाइड करें, लोगों को मोटिवेट करें और उनको तैयार करें एक बड़ी तहरीक के लिए जो हम चलाने जा रहे हैं। हमने 80,000 कुर्बानियाँ दी हैं जानों की, हम उनको ज़ाया नहीं होने देंगे। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि 20 लाख लोगों को वो इस्लामाबाद लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले उन्होंने 10 लाख लोगों का दावा किया था जब इस्लामाबाद में उन्होंने जलसा किया था, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ का रिकॉर्ड था वो ये बताता था कि लगभग नए 9.5 लाख मोबाइल फ़ोन यूज़र्स इस्लामाबाद में उस दिन दाखिल हुए थे। जलसा गाह में नहीं पहुँच सके। जलसा गाह में तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख आदमी पहुँच पाता है। बाकी लोग सड़कों पे, कोई रास्ते से वापस, को कहीं पे। बहुत ख्वारी हुई थी और इतने इंतजामात पाकिस्तान में नहीं होते कि इतने बड़े पैमाने पे लोग आएँ और आके वहाँ पे शिरकत करें। लेकिन लॉन्ग मार्च एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे तो लोग पहले दिन भी आएंगे, दूसरे दिन भी आएंगे, तीसरे दिन भी आएंगे। जितने लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे उनको कोई टाइम बाउंड नहीं होगा कि आज ही इमरान खान ने तकरीर करनी है और आज मामला ख़त्म हो जाना है। वो तो फिर वहाँ जाके बैठ जाएंगे, तैयारी करके आएंगे। वो लॉन्ग मार्च के बाद धरना दे देंगे और जब तक ये हुकूमत ऐलान नहीं करेगी इंतखाबात का, वो तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो लोग बाद में भी पहुँचेंगे वो इमरान खान की उस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। नौजवान इस वक्त जितने उनके अंदर मोटिवेशन है, जितना वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, माजी में कभी भी नहीं था। ये वो लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बिरयानी के चक्कर में या कीमे वाले नान के चक्कर में वो कभी नहीं आए। ये वो लोग हैं जो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो सियासतदान जो गाड़ियाँ देते हैं उनमें बैठ कर भी नहीं आते। अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल लेते हैं,
अपना कैंप पकड़ते हैं, जाके बैठ जाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कैंप खरीद रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने जब से तैयारी का कहा है, लोगों ने कैंप्स ऑर्डर किए हुए हैं कि कैंप खरीद रहे हैं कि हम जाएंगे इस्लामाबाद और हम कैंप बना के वहाँ पे रहेंगे और हम इमरान खान का साथ देंगे, वहाँ पे धरना देंगे इस्लामाबाद में। सूरत हाल हुकूमत के लिए आसान नहीं होने जा रही। 20 लाख लोगों का इमरान खान ने कहा है, और अगर 20 लाख लोग, ये एक सैलाब होगा इंसानों का, एक समंदर, ये अगर पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद तो फिर सब खत्म। लेकिन लोगों को इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। इमरान खान की आखिरी उम्मीद जो है वो नौजवान है, वो लोग हैं, ख़वातीन हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, फैमिलीज़ हैं, वो लोग इमरान खान की आखिरी उम्मीद है अल्लाह ताला के बाद, जो उसके कहने के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और अगर बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो इमरान खान इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो इदारों को और मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड है इनको मजबूर करें कि अब इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में, इसके अलावा मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तो यही करना पड़ेगा फिर। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ और चीज़ों के बारे में बताया कि वही जो साजिश अमेरिकन हुई वो कैसे हुई, किस तरह हुई, जो फैक्ट्स उनके पास हैं उन्होंने वो सारे बताए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की कि वो मुस्लिम लीग नून का एजेंट है, यानी है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकिन पोलिंग एजेंट है मुस्लिम लीग नून का, और उनको इलेक्शन जितवाने के लिए पूरी कोशिश करता है और तमाम वो इकदाम कर रहा है जिससे उनको फ़ायदा हो। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बताई कि ईद के ऊपर लोग आराम ना करें, ईद वाले दिन आप जिसको भी गले मिलें तो उसके कान में ये बात ज़रूर डालें कि हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। कोई आपको आज़ादी लेकर नहीं देता, कौम खुद अपनी आज़ादी के लिए जहाद करती है। ईद के बाद उन्होंने कहा मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा और लोगों को तैयार करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने मीडिया के बारे में कहा कि आपको कौन रोकता है कवरेज करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ का नॉर्मली जो है वो ब्लैकआउट किया जाता है, ARY और 1-2 चैनल्स और दिखा रहे हैं और वो बैलेंस चल रहे हैं। ये जो चैनल्स बैलेंस चल रहे हैं, अच्छा मैं कोई चीज़ और बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने सरकारी इश्तिहारात की कीमतें नॉर्मल की थी। जो सरकार का इश्तिहार होता था ना, वो प्राइवेट कंपनीज के इश्तिहार से बहुत ज़्यादा पैसे, मिसाल के तौर पे लक्स वाले हैं या कोई सेलुलर कंपनी वाले हैं या कोई और कंपनी वाले हैं, को बोतल आप पीते हैं जो कोल्ड ड्रिंक, इनके जो इश्तिहार की कीमत थी ना, सरकार ने इससे बहुत ज़्यादा कीमत रखी हुई थी अपने इश्तिहार की, बहुत ज़्यादा। यानी फ़र्क जो है वो कई गुना का फ़र्क था। तो सरकार ने वो फ़र्क बहुत ज़्यादा रखा हुआ था और यही वो रिश्वत थी या लालच थी जो मीडिया को सरकार देती थी। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनियां देती है 100 रुपया और सरकारी पैसा को मुफ्त का है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा जाता है 1000 रुपया। तो प्राइवेट कंपनी देती है 1 मिनट का मिसाल के तौर पे 100 रुपया और पब्लिक जो है या सरकारी पैसा जो है वो 1 मिनट का 1000 रुपया। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करो। बड़े मुज़ाकरात हुए, बड़े लोगों ने बातचीत की, मार्केटिंग कंपनियां बैठी, गवर्नमेंट के बंदे बैठे, साथ में मीडिया के बंदे बैठे, तो आधे के ऊपर तय हुआ कि चलो आधे तो करें ना, कुछ तो कौम का पैसा बचाएं। तो वो जो आधा किया था, अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मरियम औरंगजेब मीडिया चैनल्स के साथ मिलके उसको वापस डबल से भी ज़्यादा करने के चक्कर में। तो ये एक खबर है और इसी वजह से आपको पता है मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट होता है। ARY को उन्होंने शाबाश दी कि ARY काम कर रहा है, कुछ और जगहों पे भी काम हो रहा है, लेकिन ARY क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिखाता है तो इमरान खान साहब को ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। एक और जो खबर है वो अदालती तर्ज अमल पर बहुत तनकीद हो रही है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मरियम नवाज़ का केस ही कोई नहीं सुन रहा था, 3 दफ़ा बेंच टूट गए, 4थी दफ़ा बेंच बना तो मरियम नवाज साहब ने तंग आ गए। इतनी बदनामी हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतनी बदनामी हो रही है कि उम्रे के लिए जो अपना पासपोर्ट वापस मांगा था ना, वो नैब ने क्योंकि ये कहा था कि ये तो मुजरिम है, जमानत के ऊपर बाहर निकाला हुआ है और वो भी कंडीशनल जमानत के ऊपर कि अपने बाप की इयादत के लिए बाहर आई हैं। एक तो ये है, दूसरा नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक किया हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि इनके केस के अंदर जितने शरीक मुल्ज़िम हैं सारे पाकिस्तान से भाग गए हैं, ये अकेले ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इनको भी अगर पासपोर्ट दे देंगे तो चले जाएंगे। तो प्ली बड़ी सख्त थी, जजेस कर नहीं पा रहे थे, अपने आप को बेंच से अलहदा कर रहे थे। तो मरियम नवाज साहबा को मशवरा दिया गया कि ये सही वक्त नहीं है, पहले ज़रा मैनेज कर लेते हैं। अब मैनेज क्या होगा, किया ये जाएगा कि नैब को राज़ी किया जाएगा कि आप अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ नरम करें और फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे अब तौहीन अदालत लग जाती है। नहीं तो हमें साफ बात उतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इदारों का एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन चीज़ें बहुत सारी तय होंगी और उसके बाद ही जो है वो मरियम नवाज साहबा आएंगी और आके वो अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए दोबारा दरख्वास्त देंगी। फ़िलहाल उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है।
کہ جناب یہ تو ساری جوڈیشری کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جوڈیشری کے خلاف جو ہے ایک طرح کی یہ سازش ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، صدر پاکستان کے خلاف جس قسم کے ریمارکس عدالتوں سے آ رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے اعتراض کیا ہے، اس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے، پی ٹی آئی کے دیگر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت اور تاریخ کا تعین کر دیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے اختیارات کو چیلنج کر دیا اور انہیں نیچا دکھا رہی ہے۔ جس طرح کے بیانات ہیں صدر کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ سے، وہ صدر جیسے ایک بڑے عہدے کے لیے جس کو بہت ساری امیونٹی حاصل ہے آئینی طور پہ، اس کے لیے توہین آمیز قرار دیے جا رہے ہیں اور صدر کو نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ آئین کے تحت اختیارات میں تفاوت، پارلیمانی بالادستی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے۔ معصومانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے عدالتی کوپ، یعنی عدالت کا ایک کوپ، یا جیسے فوجی کو کر لیتے ہیں نا، اسی طرح اسے عدالتی کوپ کے توسیع کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ یہ سوال اٹھایا ہے شیریں مزاری نے، اور اس کے بعد کچھ اور سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ یہ رحیق عباسی صاحب ہیں، پاکستان عوامی تحریک سے ان کا تعلق تھا۔ صدر اور گورنر کو گھنٹوں کا پابند کرنے والی ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے 13 فروری 2020 کو ہدایات دی تھی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کے خلاف درخواست پر فیصلہ 90 دنوں کے اندر کرے۔ 804 دن گزر چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور جے آئی ٹی کو کام سے روکے 3 سال ہونے کو ہیں۔ اب سمجھیں ذرا اس کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ عدالت کہتی ہے کہ 3 مہینے کے اندر فیصلہ کرو، اور 3 مہینے کے اندر جو فیصلہ ہونا تھا 90 دن کے اندر، وہ 804 دن ہو گئے، اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے کے اندر دن دہاڑے ظلم ہوا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا، اور یہاں پہ ایک آئینی معاملے کے اندر 1-1 گھنٹے 2-2 4-4 گھنٹے اس طرح کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات پاکستان عوامی تحریک کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا ہے، اور آج کی 3 عدالتی کارروائیوں کے اوپر ایک باقاعدہ پمفلٹ چل رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں۔ وہ یہ ہے کہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم لگانے کی تاریخ 15 مئی تک ملتوی کر دی گئی، یعنی 1 مہینے کا تقریباً مزید وقت مل گیا ہے حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو۔ ایک وزیر اعظم پاکستان ہے، جب ان کو پہلے پیشی میں بلاتے تھے کبھی کمر میں درد ہے، آج بخار ہو گیا ہے، آج جو ہے پیٹ میں درد ہے، آج میں ویسے نہیں آ سکتا، تو مختلف بہانے پہلے زبردست چلتے تھے۔ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بہت ایکٹیو ہیں، شاندار ہیں، اور اب ان کو 1 مہینے کی دوبارہ تاریخ مل گئی ہے، کیونکہ اب ایک ملزم وزیر اعظم پاکستان بن گیا ہے اور آج کابینہ کا اجلاس کرنا ہے۔ دوسرا جو ایک اور عدالتی آیا اس میں یہ کہ عدالت نے منی لانڈرنگ کے دوسرے ملزم حمزہ شہباز کا آج رات 12 بجے تک بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رات 12 بجے عدالت لگائی تھی نا، اگر آج گورنر پنجاب نے حلف نہ لیا تو ممکن ہے رات 12 بجے عدالت لگ جائے، ہو سکتا ہے لگ جائے، کیونکہ عدالت تو لگ جاتی ہے، رات 12 بجے بھی لگ جاتی ہے، 24 گھنٹے کی عدالت نے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ 12 بجے تک حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے، صدر کو بھی تجاویز بھجوانے کا آرڈر۔ تیسرا جو ہے مریم نواز کا عمرے کا ارادہ کینسل ہونے پر پاسپورٹ واپس لینے کے لیے تاریخی سپیڈ سے 1 دن میں بنائے گئے تیسرے بینچ کی ضرورت ختم ہو گئی، بینچ تحلیل کر دیا گیا۔ اب یہ ہے جی عدالت کے اوپر یہ معاملہ چل رہے ہیں، لوگ وہاں پہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ہماری معزز عدلیہ کو خود اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ باہر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں تاثر کیا بن رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے دشمنی کسی صورت وارے میں نہیں ہے، تو یہ تو پاکستان میں کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ سے دشمنی کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، کسی نے بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے دشمنی کسی صورت وارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ کی غلامی آپ کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں تو اپنی رائے دیں۔ آپ یہ رائے دے رہے ہیں کہ امریکہ کی دشمنی بارے میں نہیں ہے، یہ بھی رائے دیں کہ کیا امریکہ کی غلامی بارے میں ہے؟ عمران خان نے تو غلامی کی بات کی ہے، دشمنی کی تو بات ہی نہیں کی۔ دوسرا جو آپ کا کام ہے لوڈ شیڈنگ کا، کوئی ایک چیز جب سے آپ آئے پاکستان میں حکومت میں، کوئی ایک چیز آپ نے سستی کی ہو،
एक भी चीज जब से हुकूमत में आए हैं सस्ती नहीं कर पाए ये हुकूमत वाले, जब से हुकूमत में आई इंपोर्टेड गवर्नमेंट। लोड शेडिंग के हवाले से आप हमाद अजहर साहब का, बल्कि आज मैं एक आपको ट्वीट दिखा देता हूं। और हमाद ने बताया कि जब पिछली मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना था तो तब हमने ये ट्वीट किया था। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा माह रमज़ान में पूरे मुल्क में बिजली और गैस की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई है। सहरी और अफ्तार के औकात में ख़ास निगरानी की गई है और सप्लाई को हर जगह यकीनी बनाया गया है। कराची को मुसलसल इजाफी बिजली की सप्लाई फराहम करके लोड शेडिंग का खात्मा किया गया है। ये है जी पिछले रमज़ान मुबारक का मामला। इस रमज़ान मुबारक में शहबाज शरीफ साहब बिजली देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रह गए हैं। यानी एक अजीब जादू किया है इन्होंने कि 4 दिन के अंदर मेट्रो बना भी दी और चला भी दी। यानी वो मंसूबा जो 4-5 साल में जाके बनता है उसको 4 दिनों में बना भी दिया, बसें भी लिया और चला भी दिया। कैसी जबरदस्त स्पीड के साथ काम किया शहबाज शरीफ ने, 4 दिन में मेट्रो चला दी। लेकिन जो बने बनाए मंसूबे हैं उनसे बिजली फराम नहीं कर पा रहे 20 दिनों के अंदर। 20 दिन हो गए बिजली फराम करने में नाकाम है। मेट्रो इन्होंने कामयाबी के साथ चला दी, वो भी 4 दिनों के अंदर। तो ये जो साइंस है ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। तेल महंगा कर दिया, बिजली महंगा कर दी, बिजली अब दोबारा महंगी कर दी 3 रुपए फी यूनिट, 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगा की अभी चंद दिन पहले जब इक्तदार में आए तो चौथे 5वें दिन, और अब दोबारा 10-15 दिन के अंदर अंदर फिर 3 रुपए यूनिट महंगा कर दिया बिजली का शहबाज शरीफ ने। और इससे पब्लिक के ऊपर लगभग कोई 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो नाज़रीन अब तक की सूरत हाल ये है। अगले वीलॉग में मजीद तफसीलात आपको बताते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।